मेरी 11 साल की बेटी जब भी सुबह उठती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मैं अक्सर इसे स्कूल से छुट्टी करवा देती। एक दिन टीचर मुझे बुलाकर बोली, आज रात खुद बेटी के बिस्तर पर सोना, पता चल जाएगा। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही हुए थे, ये मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो सब कुछ इतना भयानक था और बिस्तर इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि मेरी तो जान ही निकल गई। और जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वहां पर तो आज भी मैं अपनी बेटी को आवाजें दे रही थी। सुबह के 9-10 बज चुके थे, पर अभी तक मेरी मीना नहीं जागी थी। मैं आजकल इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। इससे पहले वो हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वो अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से ही मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह जब भी इसका दरवाजा बजाती तो वो दरवाजा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं इसका दरवाजा बजा बजा थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज दी तो इसने मरमरी सी आवाज निकाली। दरवाजा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नहूसत छाई हुई थी और बहुत ज्यादा परेशान सी लग रही थी। मेरी नजर जब बेटी के पांव पर पड़ी तो मैं चौंक गई थी। वो बड़े अजीब से तरीके से खड़ी हुई थी, जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो। आज काफी अरसे के बाद मेरी नंद शबाना भी हमारे घर आई हुई थी। इनकी शादी को 30 साल हो चुके थे। अभी तक इनका मायके से राब्ता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी इनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी नंद जरूर कोई ना कोई बात करेगी। इसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। अरे आमीना, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने? क्या बात है, मैं इतना अरसा हो गया है अपनी भतीजी से नहीं मिली। वो खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने इसे बाहर आने का कहा तो वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी, आमना बाजी, इसे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ है कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? खुदा न खास्ता कहीं माजूर तो नहीं हो गई? मेरी ननद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वो हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर बात भी किया करती थी। मैंने कहा, शुबाना बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐब नहीं है और ना ही कोई ऐसी बीमारी है। मेरी नंद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को तायराना निगाहों से देखा, जैसे वो इसकी हालत से खुश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आई। फिर काफी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही इसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। लेकिन इस वक्त शुबाना बाजी मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुस्ल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद बाहर आई तो इसने बहुत ही उम्दा लिबास पहना हुआ था। मैं ये देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं, ना मैंने इससे पहले कभी देखे और ना ही मेरी बेटी ने कभी इनकी कोई फरमाइश की। ऐसा लगता है किसी और ने इसे ये कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी नंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी बेटी के सदके उतारने लगी। वो बोली, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ये कहकर वो हंसी। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें ये कपड़े नहीं लेकर दिए। वो बोली, अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मदरसे जाती हूँ, मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको फिजा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर इसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए थे। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे बता तो देती। अगर मैं शुबाना बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे गुस्से होते हुए कहा कि अम्मी, शुबाना फुफो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी हैं। हमारे सभी मुश्किल हालात को वो समझती हैं। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। इस दिन मेरी बेटी ने मदरसे जाने की बात नहीं की, घर में पड़ी रही। कहने लगी कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वो कहती कि मैं थक जाती हूँ। इसलिए मुझे इस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो इसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक बस सोती रही। लेकिन मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी।
پر اب تو اس نے اپنے حالات ہی بدل لیے تھے۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور صبح بھی دیر سے جاگتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، لیکن ایک دن صبح جب مینا اٹھی تو اسی طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ باہر آئی تو سامنے رشیدہ دائی بھی بیٹھی ہوئی۔ رشیدہ دائی مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ کسی زمانے میں ہم دونوں ساتھ کام کیا کرتے تھے، پھر میں نے کام چھوڑ دیا، وہ اس کام میں آگے بڑھ گئی۔ آج مجھ سے نہ جانے کون سی جڑی بوٹی کا استعمال پوچھنے آئی۔ اس کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی کہ بیٹی مجھے پانی لا کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اشارہ کیا، وہ کمرے میں چلی گئی۔ رشیدہ دائی مجھ سے بولی، آمنہ تم بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے؟ جوان بچی ہے، اس کی ایک ایک حرکت اور قدم پر تمہیں نظر رکھنی چاہیے۔ خدا نخواستہ کل کو اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو تم کسے الزام دو گی؟ کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کرو گی؟ اپنی بیٹی کو دیکھو، یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی یہ حالت ابھی سے کیوں ہے؟ یہ تو شادی شدہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے کپڑے دیکھو، چلنے پھرنے کا انداز دیکھو، اور پھر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، عجیب سی بے باکی نظر آتی ہے۔ مجھے تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں بہت عجیب لگا۔ رشیدہ دائی تو نظریں پڑنے والی عورت تھی، لڑکی کی چال دیکھ کر بھی بتا دیتی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ اس نے میری بیٹی کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو بات کہی تھی، اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسکار دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی پر دن رات نظر رکھوں گی، جہاں بھی یہ جائے گی میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگلی صبح جب میری بیٹی اٹھی تو اسی طرح بہت زیادہ خراب اس کی حالت تھی۔ کہنے لگی، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، مجھے تیل سے مالش کر دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گرم تیل لے کر آتی ہوں۔ بیٹی کے کمرے میں آئی اور کہا، آؤ بیٹا، اپنے کمرے میں تمہاری مالش کر دیتی، لیکن اس نے مالش کرنے سے منع کر دیا۔ وہ بولی کہ اماں رہنے دو، میرا درد ٹھیک ہو چکا ہے، تم میری مالش نہ کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے اپنا وجود نہیں دکھانا چاہتی۔ یقیناً اسے مجھ سے کوئی بہت کچھ چھپا رہی تھی، پر میری بیٹی تو غیر شادی شدہ تھی، نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شادی شدہ عورتوں والی حرکت کر رہی تھی؟ مجھے رشیدہ دائی کی بات یاد آ گئی کہ تم اپنی بیٹی پر نظر رکھو۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی، اس لیے تم کمرے کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میں 1-2 گھنٹے کے بعد اپنی کام مکمل کر کے واپس بیٹی کے کمرے میں آئی تو دیکھا اس نے اندر سے دروازے کو بند کر رکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، مجھے غصہ بھی آیا۔ میں دروازہ بجانے لگی پر وہ سو چکی تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب تو غصے سے میرا برا حال تھا اور شک بھی الگ ہو رہا تھا۔ کوئی جوان بیٹی بلا وجہ ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرے تو ماں باپ اس کے بارے میں کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں؟ خیر میں اپنے کاموں میں تو مصروف ہو گئی تھی، پر صبح میری بیٹی کی پھر وہی حالت تھی۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے مدرسے میں ساتھ چلوں گی۔ کچھ عرصے سے میری بیٹی نے مدرسے جانے کا ٹائم پہلے کی طرح وہ صبح اٹھ کر نہیں جاتی تھی، بلکہ شام والی کلاس میں جاتی تھی۔ اس کی یہ بات بھی مجھے پسند نہیں آئی تھی، اس کی یہ وجہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے سے اچھا ہے کہ میں سب سے پہلے مدرسے تک اس کا پیچھا کروں۔ کیا پتا وہ مدرسے میں پڑھنے جاتی بھی ہے یا نہیں، مجھ سے جھوٹ بولتی ہو۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا اپنی بیٹی کا پیچھا کرنے کا۔ 1-2 بجے جب وہ گھر سے برقع پہن کر نکلی، میں نے بھی ایک کالی چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ میری بیٹی میرے علم میں کہیں اور جا رہی تھی، مدرسے کا راستہ تو کچھ اور تھا۔ پھر میری بیٹی نے ایک رکشے والے کو روکا، اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چل پڑی۔ میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ رکشے والے کو بھی پیسے دے رہی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اسے کوئی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ آج تو میری بیٹی نے اچھا جوڑا بھی پہن رکھا تھا۔ رکشے والے کو بھی جو پیسے دیے تھے، مجبوراً اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے بھی ایک رکشہ روکنا پڑا۔ میں اس پر بیٹھی، وہ ہمارے جاننے والے تھے، میں پیسے لے کر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے مجھے مفت ہی بیٹی کے مدرسے تک پہنچا دیا۔ خدا کا یہ تو شکر تھا کہ میری بیٹی مدرسے میں ہی گئی تھی، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں گئی تھی۔ مدرسے کے آگے اس نے رکشہ روکا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ چلو یہاں تک تو مجھے کچھ نہیں ملا، ہو سکتا ہے بیٹی کے استاد سے ہی کوئی بات کروں تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دے۔ میں پرنسپل صاحب کے کمرے کے پاس ہی موجود سٹاف روم میں گئی۔
वहाँ पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम दानिया था। मैं इसे काफ़ी अरसे से जानती थी। मैंने इसे पूछा, क्या आप अभी भी मीना को पढ़ाती हैं? वो कहने लगी कि नहीं, मीना पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं इसको पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मेरी इससे कोई बात नहीं हो पाती। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर मुनासिब हरकत में मुलव्वस तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपनी बेटी की इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ, मुझे बहुत फिक्र लायक है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की मालूमात रखूँ। आप बताएं, मेरी बेटी के बारे में क्या जानती है? मेरी बात पर वो फिक्रमंद हो गई और कहने लगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ कि माशाअल्लाह आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से इसमें अजीब सी तब्दीली आने लगी है। इसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वो रात को घर से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है और कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी दे दें। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदगी से मदरसे आती थी। जहाँ तक बात है मदरसे की, हमारा माहौल बहुत ही सख्त है। हम बच्चियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर इतला के मदरसे आना छोड़ दे, हम इसके माँ बाप को इतला दे देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आई। हमारे मदरसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आपको इसे घर में देखना चाहिए कि वो घर में क्या करती है और कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप इसके कमरे में इसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ इसके कमरे में सोती हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया कि नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीज़ें रखनी होती हैं, मुझे जिसके लिए अलग कमरे में सोना चाहती हूँ। सुनकर मीना की मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे नहीं देते, इनके साथ साथ रहा जाता है। इनकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दें। मैं इसकी बात सुनकर कांप कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफसीलात मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे मीना की उस्तानी ने बताया था वो भी काबिल तसव्वुर था। मुझे वो तकिए वाला मंजर याद आने लगा जिस दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वहाँ पर 5-5 हज़ार के नोट पड़े हुए थे, पर इस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। हालांकि मैं घर में सिर्फ 1 रुपया भी नहीं देती थी, पर अब खुद ब खुद वो अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आ गई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहाँ से ये पैसे लाए, लेकिन मैं इससे बराह रास्त ये बात नहीं कर सकती थी। खैर से रात का वक्त गुजरा। सुबह आई तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी इसके साथ इसके कमरे में ही सोऊंगी। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे के आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं इसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई सुराग मिल सके और कोई ना कोई इशारा मिल सके। मैं जैसे ही इसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है अम्मा, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, पर तुम्हारे कमरे से काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। मीना उठकर खड़ी हो गई और बोली, अम्मा, क्या अब आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी मेरे कमरे की? आप बैठे, मैं खुद सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कहकर मीना ने मेरे हाथ से झाड़ू वगैरह ले लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नज़रें कमरे पर ही थीं। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे बिल्कुल नए कपड़े नज़र आ रहे थे। मैंने उठकर मीना की अलमारी खोली। मीना फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मी क्या चाहिए? मैंने इसे झटक दिया कि तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या है? मैंने अलमारी खोली तो इसमें बिल्कुल नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे दानिया उस्तानी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि आपकी बेटी की तो कोई सहेली ही नहीं है। कपड़े देना तो दूर की बात, वो किसी से बात तक नहीं करती। आजकल वो बहुत खामोश रहती है।
सालगिरह वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि इसे कपड़े इसकी किसी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसके नीचे मेकअप की चीजें थीं। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो वो बोली, अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे लेती हूँ तो इस तरह की चीजें लाती हूँ, और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है अम्मा, बस मुझे शौक है, आप तो जानती हैं मैं बस मदरसे जाती हूँ, शाम को घर आ जाती हूँ। मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे शक भरी नज़रों से देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी डाकेबाज हूँ। मैंने कौन सी चोरी कर ली है? आपका कुछ नहीं चुराया मैंने कहा, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हारा कमरा बहुत आरामदेह है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बोली कि अम्मा मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ, आप यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने कहा, नहीं मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा, ठीक है आप सो जाएं, आप वैसे भी काफ़ी थकी हुई लग रही हैं, मैं अभी आपके लिए जाकर दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी किचन में गई, किचन से वापस आई तो इसके हाथ में दूध था। इसने वो दूध का गिलास लाकर मुझे पकड़ा दिया और कहा कि आप पी लें। मैंने कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन इसने कहा कि नहीं आप कमज़ोर हो चुकी हैं, इसीलिए ये पी लें। मैं बेटी के इसरार पर वो दूध का गिलास पकड़ा और पी लिया, और फिर मैं ऐसी नींद सोई कि मुझे कोई होश ही ना रहा। नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ और नमाज अदा करती हूँ तो मेरी बेटी कहने लगी कि वैसे भी अल्लाह हम जैसे लोगों से खुश कहाँ होता है, हमें तो बहुत कम मौके मिलते हैं अल्लाह पाक को राज़ी करने के। मैंने पूछा कि क्यों, तुम यूँ क्यों कह रही हो? हम जैसों से क्या भला मतलब है? तुम तो मदरसे जाती हो, कुरान पाक पढ़ती हो, फिर भला तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी बेटी ये बात सुनकर खामोश हो गई। इसकी आंखों में गहरी सोच और आंसू भर आए। फिर अचानक से ही इसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। वो कहने लगी कि अम्मा मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता, एक अच्छा सा लड़का देखें, आप मेरी शादी कर दें, मैं अपना जहेज भी बना लूंगी, मेहनत करूंगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मेरी बेटी अपने ही मुंह से खुद अपनी शादी की बात कर रही थी। इसके लहजे में कोई झिझक या हया नहीं थी। वो बड़ी बेबाकी से अंदाज में ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। इसी दिन मेरी नंद शबाना बाजी फिर से आ गई। इनके हाथ में काफ़ी सारे कपड़ों के जोड़े थे और हाथ में मिठाई के टोकरे थे। मैंने कहा कि ये सब क्या है, आप यहाँ कैसे आई हैं? वो कहने लगी, मैं फुरकान के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? फुरकान तुम्हारा बेटा तो किस कदर गंदी शोहरत का मालिक है, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी फुरकान से कर दूं? अपनी नंद के बारे में बताती चलूं। इन्होंने अपनी मर्जी से जब शादी की तो ये एक ऐसे घर में ब्याह कर गई थी जिनका नाच गाने का काम था। ये लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी ननद ने कहा था कि अब मेरी खातिर मेरा शोहर ये काम छोड़ देगा। शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि शुबाना के शोहर ने फिर से ये काम शुरू कर दिया। अब शुबाना को भी इसने अपने साथ काम में मिला लिया है। ये बात सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई थी। हम तो शुबाना से दूर रहना चाहते थे, फिर भी शुबाना कुछ न कुछ करके हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया, और अब वो अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इससे पहले शुबाना की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो हमारे घर का रिश्ता मांगे, लेकिन आज वो किस जुर्रत से मेरे घर की दहलीज पर खड़ी मुझे ललकार कर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी। मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी, इसलिए कि क्योंकि अब तुम और तुम्हारी बेटी भी हम जैसी ही हैं। वो हमारे साथ काम करती है और मैं इसे हर रात लेकर जाती हूँ, घंटों नाचती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगी? मैंने तुमसे अपना पूरा बदला ले लिया है। याद है मेरी शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझे नाच गाने वाली और ना जाने कैसे कैसे अल्फाज से नवाजती थी। अब पता चला कैसे कैसे अल्फाज से नवाजा था तुमने मुझे। अब पता चला कि जब अपने से मोहब्बत करने वाले लोग किसी ऐसे काम से वाबस्ता होते हैं जो कि माशरे में काबिल कबूल नहीं होता तो इंसान को कितना दुख होता है। मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरी शादी की मुखालफत की थी। अब चुपचाप करके अपनी बेटी का रिश्ता फुरकान को दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिंदगी में कभी सर उठाकर जी नहीं सकोगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरा फुरकान अभी तुम्हारी बेटी को कबूल कर लेगा, बाद में नहीं।
یہ سن کر پچھتاوا، ندامت، بے بسی، نہ جانے کیا کیا محسوس ہوا تھا مجھے، پر اب میرے پاس ربحانہ کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب اپنی ہی بیٹیاں داغدار نکلیں تو انسان دوسروں کا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا میں نے صحیح کیا یا غلط؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ اور ہر ماں باپ سے یہی التجا ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ وقت رہتے ہی ان کی صحیح اصلاح کی جائے، اسے پہلے کہ وہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ جو غلطی میں نے کی آپ کبھی مت کیجیے گا۔ ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔